जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। साथियों इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं और इस वीडियो में आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। पहला प्रश्न है साथियों, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। कौन सा भेद? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवृत स्वर? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है विवृत स्वर। ठीक है, विवृत स्वर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो विवृत स्वर का भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आएंगे। देखिए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य अथवा पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बताइए। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का में सारे लड़के आ जाएंगे, नदी में सारी नदियां आ जाएंगी, पहाड़ में सभी पहाड़ आ जाएंगे आदि। ठीक है, तो जिस शब्द से सभी प्रकार की वस्तुओं का बोध हो जाए, ठीक है, जैसे लड़का से समस्त लड़कों का बोध हो जाए, समस्त जाति का बोध हो जाता है, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, सारे मनुष्य आ जाएंगे, चाहे वो अच्छे मनुष्य हो चाहे खराब मनुष्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है संध्या। ठीक है, संध्या आपका राइट आंसर होगा। संध्या स्त्रीलिंग है, शेष शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। सर्वनाम पहचानना है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है। कौन सा सर्वनाम है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि कोई और कुछ जहां मिले वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। ठीक है, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। कौन सा कारक है वह घर से बाहर गया? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कैसे? क्योंकि घर से 2 प्रकार में यूज होता है, एक करण कारक में, एक अपादान कारक में। करण में जो से होता है वो के द्वारा होता है, के लिए होता है। ठीक है, और अपादान में से जो होता है वो अलगाव में यूज होता है। तो वह घर से बाहर हो रहा है, घर से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में घर से अलग होने का भाव प्रतीत हो रहा है, अतः इस अर्थ में यहाँ अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अमीर, मनुष्य, स्तंभ, गमन। से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अमीय शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। मनुष्य, स्तंभ, गमन क्या है? सारे तत्सम हैं। ठीक है, अमीय जो है वो तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अमृत है, जबकि मनुष्य, स्तंभ तथा गमन तत्सम शब्द है। इनके तद्भव क्रमशः मानस होगा, मनुष्य का मानस हो गया, स्तंभ का खंभा हो गया और गमन का गौना हो गया। ठीक है, तो इनके तद्भव ये थे।
अमी जो है वो तद्भव शब्द है, तत्सम इसका अमृत है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम, संकर। गड़बड़ घोटाला, तो आपका जो राइट आंसर है वो है देशज शब्द है, ठीक है, देशज आपका राइट आंसर होगा। गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं उन्हें हम देशज या देशी शब्द कहते हैं। अन्य देशज शब्द इस प्रकार हैं: आसपास, झिलमिल, झुग्गी, झाड़, काका, बाबा, लाला, पोंपों, फुसुर फुसुर, तोंद, डकार, डिबिया, खराटा, धक्का, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक ठक, सरसर, चपटा, अटकल, हल्ला, खचाखच, थप्पड़, भोंदू, झनकर, टोटी, भाड़स, हिचकी, सब क्या है? ये सारे देशज शब्द हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनमथ, मनोज, अनंग, मरीचि। तो कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मरीचि जो है आपका राइट आंसर होगा। मरीचि कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर मरीचि है किसका? मनमथ, मनोज तथा अनंग कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि मरीचि किरण का पर्यायवाची है, ठीक है। अग्रज का विलोम शब्द है अच्छत, अतुल, अनुज, अटल। अग्रज का विलोम बताना है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है अनुज, ठीक है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अच्छत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः जो होगा, अच्छत का होता है छत और अतुल का होता है तुल और अटल का ढुलमुल या डावाडोल, ठीक है। तो ये होते हैं विलोम। अगला प्रश्न है, नग का अनर्थक शब्द नहीं है। पर्वत, सूर्य, सर्प, हाथी। नग का अनर्थक शब्द नहीं है, तो हाथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाथी नग का अनर्थक शब्द नहीं है, बाकी अनर्थी शब्द हैं नग के, ठीक है। नग के जो अनर्थी शब्द हैं वो पर्वत, सूर्य, सर्प, वृक्ष हैं। हाथी नग का अनर्थक शब्द नहीं है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। समंदर, अंतरिक्ष, धरती या विश्व, क्या होगा? पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का जो स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो अंतरिक्ष आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंतरिक्ष के अंतर्गत सारे आ जाएंगे। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द जो होगा वो होगा अंतरिक्ष, ठीक है। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना। क्या होता है कांटों पर लौटना का अर्थ? तो बेचैन होना आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कांटों पर लौटना माने बेचैन होना। कांटों पर लौटना मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो होता है बेचैन होना। अन्य महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं आइए उनको जानते हैं, जैसे कांटे बिछाना, अड़चने पैदा करना, कांटों पर घसीटना, संकट में डालना, कांटा दूर होना माने बाधा दूर होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। क्या होगा? तो असंभव कार्य, ठीक है। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, असंभव कार्य है, ठीक है। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, इसका अर्थ न पूरी होने वाली शर्त अथवा असंभव कार्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो कौन सा जोड़ा है जो समरूपी भिन्नार्थक है? तो अवधि और अवधि, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा, ये समरूपी भिन्नार्थक हैं। उपयुक्त विकल्प में समरूपी भिन्नार्थक शब्द अवधि, अवधि है, जहां अवधि से आशय समय से है तथा दूसरी अवधि माने ये अवधि से आशय बोली भाषा से है, ठीक है। एक अवधि माने समय, एक दूसरी अवधि का मतलब बोली भाषा से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ, अव, अप, अन। तो अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अप, ठीक है। हरण, अपहरण, ठीक है। तो अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी
शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है हरण में, तो क्या हुआ? अप उपसर्ग और हरण मिला तो अपहरण बन गया। तो यहाँ पे उपसर्ग जो होगा वो होगा अप होगा। ठीक है, अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अप का अर्थ बड़ा, हीन, विरुद्ध, अभाव, विपरीत इत्यादि होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्न धन आकर, रत्न धन आकार, रत्नाधन कर, रतिधन आकार। तो रत्न धन आकार आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए रत्नाकार का संधि विच्छेद रत्न धन आकार होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए न में अ है और आ तो है ये है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे अ है, तो अ आ मिल के बड़ा आ हो जाएगा तो बनेगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो रत्नाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आमरण। ठीक है, आमरण अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आमरण में अव्ययी भाव समास है, इसका विग्रह अगर करेंगे तो मरण तक है। नवग्रह में द्विगु समास है तथा महात्मा में कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। इनमें से कोई नहीं। निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है, तो कौन सा आपका आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य का मतलब जिसमें निषेधात्मक बोध होता हो। यहाँ पे तो कोई निषेधात्मक बोध हो ही नहीं रहा है। जब किसी वाक्य में क्रिया से पूर्व निषेधवाचक शब्द आए तो वह निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे मनोज शहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निषेधवाचक शब्द आ गए। विकल्पगत कोई भी वाक्य निषेधवाचक नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। समझ गए बात को? अगला प्रश्न है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, कौन सा वाक्य में अशुद्ध अंश है? तो मैंने आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, यह मैंने बिल्कुल अशुद्ध अंश है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? मैंने के स्थान पर साथियों यहाँ पे मुझे होना चाहिए। शुद्ध वाक्यों की रचना के लिए क्रम, अन्वय और प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियमों को आवश्यक माना गया है। उपयुक्त वाक्य में मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए, तो मुझे जब होगा तो वाक्य एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे प्रत्येक बोल देना चाहिए था, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता, लेकिन हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए इन्होंने बोला है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। देखिए विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में चूंकि हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, अतः गए के स्थान पर गया होगा। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से शुद्ध वाक्य बनते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदोपरांत, कवित्री। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी बिल्कुल शुद्ध है। बाकी पूजनीय ऐसे नहीं, पूजनीय लिखा जाए, तदोपरांत ऐसे नहीं, हम लोग को कवित्री में बड़ी की छोटी की मात्रा होता नहीं है। तो देखिए कैसे क्या लिखा जाता है। अंत्याक्षरी तो ये बिल्कुल शुद्ध है, जबकि शेष अशुद्ध हैं। इनकी शुद्ध वर्तनी जैसे पूजनी का पूजनी लिखा था ना, तो पूजनी ऐसे लिखा जाएगा। तदोपरांत लिखा था, यहाँ तदुपरांत होगा। ठीक है, कवित्री लिखा था तो यहाँ पे कवयित्री होगा। तो इस तरीके से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ऐसे लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, उसके बाद यहाँ पे र होगा, य र ल व में से आपको छांटना है। उसके बाद लास्ट में
छठवां नंबर, ठीक है, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो इसी को आपको बैठाना है कि पहले क्या होगा सेंटेंस के अनुसार। तो प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं, क्या मैं सुंदर हूं? पोलियो का रोगी होते हुए भी कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं, ठीक है, ग्रस्त नहीं रहा, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो सेंटेंस परफेक्ट बैठा। तो पहले हमने किया क्या, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, हमने ले लिया यहाँ पे र कर लीजिए, हमने पहले लिया ल, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही, ठीक है, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं, क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो ये सेंटेंस बैठा। तो पहले देखिए हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले हमने लिया ल को लिया, ठीक है, फिर क्या लिया, एक के बाद ल लिया, फिर उसके बाद हमने लिया अपना आत्मविश्वास र लिया, फिर क्या लिया, फिर य लिया, य ले लिया, फिर क्या लिया, व। अब आंसर जो बनता है ल र य व, ल र य व, ठीक है। तो कूट भाषा में आंसर करते हैं ल र य व, ल र य व, ये आपका राइट आंसर बनता है, ठीक है, ल र य व, ये आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए वाक्य का सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं, क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, न ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरक थई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथ थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? रस बताना है। तो कौन सा रस है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है रौद्र रस है, ठीक है, रौद्र रस है। अब कैसे रौद्र रस है देखिए थोड़ा पंक्ति को समझते हैं। उपयुक्त पंक्तियां रौद्र रस की हैं। यह पंक्तियां सीता स्वयंवर में धनुष भंग के प्रसंग में परशुराम जी ने कहा था, ठीक है, सीता स्वयंवर में धनुष भंग के प्रसंग में परशुराम जी ने कहा था यह पंक्ति, तो यहाँ पे रौद्र रस होगा, ठीक है, और परशुराम जी ने क्रोध में कहा था। अगला प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है, छंद बताना है। रस आप देख लीजिए, उसके बाद अब छंद भी आप पढ़े होंगे, उसका भी आंसर दीजिए। दोहा, सोरठा, बरवे, गीतिका, तो बरवे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उपरोक्त पंक्तियों के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं, अतः यह बरवे छंद है। और 12 और 7 कैसे आप गिनेंगे? देखिए कहीं आपको दीर्घ मात्राएं मिलेंगी तो आप वहाँ डबल गिनिएगा, और कभी सिंगल मात्राएं मिलेंगी तो उसको एक गिनिएगा, ठीक है, इस तरीके से गिनेंगे। तो प्रथम और तृतीय चरण में 12 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं मिलेंगी, तो वहाँ पे बरवय हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है, उपमा है या यमक है? तो कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, ठीक है, यमक अलंकार आपका राइट आंसर होगा। देखिए यमक अलंकार है जबकि किसी वाक्य में एक शब्द बार बार प्रयोग हो, जब किसी वाक्य में एक शब्द बार बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उपरोक्त पंक्तियों में एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, तो यहाँ के कनक जो है एक ही बार आया, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो गया, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक है। शब्द एक बार आता है और अर्थ
अलग अलग आते हैं तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे देखिए कनक एक बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग निकला है। अगला प्रश्न है, आज 10वीं की परीक्षा का डैश आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परिणाम 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 क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है परिणाम। ठीक है, आज परिणाम आएगा, 10वीं की परीक्षा का परिणाम आएगा, ये आपका उचित विकल्प होगा। दिए गए कथन में रिक्त स्थान पर परिणाम शब्द आएगा जो कि अधिक तर्कसंगत तथा शुद्ध शब्द है, जबकि अन्य वैकल्पिक शब्द परिणाम शब्द के अशुद्ध रूप हैं, अतः कथन आज 10वीं की परीक्षा का परिणाम आएगा होगा। ठीक है, तो परिणाम करेक्ट शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, परिपत्र। तो बताइए कौन सा प्रयोग होता है जब ये सब सारी चीज़ें सूचना के रूप में निकलती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अधिसूचना आपका राइट आंसर होगा, उन्हें हम अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना का प्रयोग जो होता है वो सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो वो अधिसूचना के अंतर्गत आएगी। ठीक है, उषा सुनहले तीर बरसती, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार है मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह, विरोधाभास। कौन सा अलंकार है बताइए? तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है। जहाँ जड़ पदार्थ अथवा प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दिया जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ जड़ पदार्थ अथवा प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दिया जाए वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम या उपविराम? तो यहाँ पे अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। देखिए सेंटेंस के रूप में देखिए, उपरोक्त वाक्य में आनंद घर आया वाक्यांश के बाद अल्प विराम, आया के बाद कामा चिन्ह का प्रयोग होगा, अतः विराम वाक्य का सबसे छोटा विराम ठहरा होता है। यह हिंदी में प्रयुक्त सभी विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आनंद घर आया उसके बाद आप ऐसे अल्प विराम जिसे हम कामा कहते हैं ऐसे लगा के फिर अगला वाक्य पूरा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ज्योत्सना। ठीक है, ये वर्तनी अशुद्ध है। तो फिर शुद्ध कैसी है? ज्योत्सना शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी जो होगी ये होगा ज्योत्सेना। पूरा सा यहाँ पे लिखा था पर यहाँ पे आधा सा होगा। ठीक है, अन्य विकल्पों में शुद्ध वर्तनी प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? स्नेहा ने गीत को 2-4 लड़ियाँ गाई, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, केरल हिंदी भाषी प्रांत है। शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो केरल हिंदी भाषी प्रांत है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध वाक्य है। देखिए विकल्प डी में प्रयुक्त वाक्य शुद्ध है, अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इन विकल्पों के शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे। देखिए पहले का स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, ये होगा शुद्ध वाक्य। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, ये होना चाहिए। बड़ी भूख लगी है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8, 4। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो कितने होते हैं? तो 3 आपका राइट आंसर होगा, 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है? माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, माल द्वारा गाड़ी। तो क्या होगा मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह?
तो आपका जो राइट आंसर होगा माल के लिए गाड़ी। ठीक है, जो माल के लिए गाड़ी होती है उसे हम मालगाड़ी कहते हैं। ठीक है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह होगा माल के लिए गाड़ी। मालगाड़ी संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, क्योंकि माल के लिए, ठीक है, करण तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, और जहां पर के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाए वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, संप्रदान तत्पुरुष मैंने करण बोल दिया। तो मालगाड़ी शब्द का जो समास विग्रह होगा वो माल के लिए गाड़ी होगा। मालगाड़ी संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, जहां पर के लिए जो शब्द होगा कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई, आई, औ। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो चतुराई अंत में लगा है तो अंत वाला शब्द बताना है कि चतुराई पहले क्या था, चतुर से बना है, तो आई कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, वही, तो अंत वाला शब्द बताना है। तो आई, ठीक है, आई आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि चतुर से में आई प्रत्यय लगाने पे बन जाएगा चतुराई। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं, चढ़ाई, पिटाई, खिंचाई इत्यादि में आई प्रत्यय है। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि, क्या होता है उपत्यका का अर्थ? तो पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे हम उपत्यका कहते हैं। पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसे हम उपत्यका कहते हैं। ठीक है, देखिए, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है, और पर्वत शिखर पर स्थित जो भूमि होती है वो आदित्यका कहलाती है। ठीक है, पर्वत जो शिखर पर स्थित जो भूमि होती है, पर्वत शिखर पर जो भूमि स्थित होती है उसे हम आदित्यका कहते हैं, और जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम आशु कवि कहते हैं। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द है, आशु कवि होता है, और अन्य शब्द हैं जैसे महाकवि, महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महान कवि कहते हैं, महाकवि। सुकवि किसे कहते हैं? अच्छा या उत्तम जो कवि होता है उसे सुकवि कहते हैं। और रस सिद्ध कवि किसे कहते हैं? रस अभिव्यक्ति में कुशल जो कवि होता है उसे हम रस सिद्ध कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष सामिष। बताइए, तो आपका जो युग्म अशुद्ध है वो है आमिष और सामिष। ठीक है, आमिष एवं सामिष दोनों समानार्थी शब्द हैं, जिसका विलोम शब्द होगा निरामिष होता है। शेष विलोम युग्म सही है, आमिष का विलोम निरामिष होता है। निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। पतोह, बहु, बधु, पुत्र, वधु, पत्र, पत्थर, खत, पत्रा, पथ, पानी, राह, डगर, पत्ता, पति, प्रश्न, पर्ण। तो कोई एक समूह पर्यायवाची का बिल्कुल सही है, वही बताना है। तो जो है आपका राइट आंसर होगा वो है पतोह, बहु, बधु और पुत्र, वधु। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पतो, बहु, वधु, पुत्र, वधु पर्यायवाची शब्दों का सही समूह है। कलकत्र, गृहलक्ष्मी, बेगम, वनिता, दारा और वामांगिनी इत्यादि बहु के अन्य पर्यायवाची हैं। तो बहु के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ये कलत्र, गृहलक्ष्मी, बेगम, वनिता, दारा और वामांगिनी। अगला प्रश्न है, परस शब्द का तत्सम रूप है। परसों, स्पर्श, सांप, पाषाण। परस शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो परस शब्द का जो तत्सम होगा वो होगा स्पर्श। ठीक है, स्पर्श आपका राइट आंसर होगा। परस शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह स्पर्श होता है। परसों तथा सांप तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रमशः परसों का परस्व होगा तथा सांप का सर्प होगा। पाषाण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पाहन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं बताइए।
तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या कोई प्रभाव नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय जो के त्यों अर्थात समान रूप में रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उन्हें अविकृत, अविकारी या अपरिवर्तनशील कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृ और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस में आएगा? तो यह आएगा कर्तृवाच्य में आएगा। ठीक है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है, वाच्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह वाच्य कर्तृवाच्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो यहाँ पे कौन सा वर्तमान काल है? यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह संभाव्य वर्तमान काल होगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यह वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का है, जिसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभावना है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, क्या ठीक है कि वह आई होगी? नहीं, तो यहाँ पे संभावना जब रहती है तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, ये किस प्रकार का क्रिया का भेद वाला वाक्य है बताइए? रोहन चाय पीकर बैठ गया, ऋणार्थक है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है या संयुक्त है? तो रोहन चाय पीता है फिर बैठता है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, चाय पीता है रोहन, उसके बाद बैठ जाता है, तो पूर्वकालिक, पहले चाय पिया फिर बैठा। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यही तो पूछा है कौन सा क्रिया है। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो पहले जब पूर्वकालिक क्रिया माने पहले कौन सी क्रिया है? तो रोहन पहले चाय पिया फिर बैठा, तो पूर्वकालिक क्रिया हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। कौन सा विशेषण नहीं है? तो नमक आपका राइट आंसर होगा, ये विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण हैं। नमक जो है वो विशेष्य है, शेष सभी विशेषण हैं। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाला शब्द है, क्योंकि पापी और पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य जो है ये सब गुण हैं। कोई पाप करता है, किसी के गुण में पाप होता है, तो कोई किसी का गुण ये होता है कि नहीं मैं पाप नहीं करूँगा। ठीक है, पुण्य होता है, पुण्य करता है, तो इस तरीके से ये पापी जो है वो गुणवाचक में आएगा। तो पापी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट इत्यादि भी गुणवाचक विशेषण है। तो ये सब सारे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। तो साथियों ये थे आपके 45 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन कर पाए हैं ये भी कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो साथियों आपका फिजिकल नज़दीक है, आप लोग तैयारी के साथ अपनी फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। तब तक मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।